विवेचना में आज कहानी मुगलों से टक्कर लेने वाले सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोरावस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम देखने में आए हैं जो बहुत कम समय में हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के सह संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं, 38 वर्ष का होते होते हम बंदा सिंह बहादुर के जीवन की दो पराकाष्ठाओं को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा। वो अपने घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपने तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. गरेवाल अपनी किताब सिक्स ऑफ पंजाब में लिखते हैं, गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया था कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशीद खां नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुखरी से वार किया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं, घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। वर्ष 1709 में जब मुगल बादशाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी खां को कहते बताया है कि 3 से 4 महीनों के भीतर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। नवंबर 1709 में बंदा बहादुर के सैनिकों ने अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोला। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, समाना पर हमला करने की वजह यह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाला और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खां उसी शहर में रह रहा था। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा बड़ा शहर था।
यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोपखाने को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खां के सिर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का सिर कटकर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल गिर गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। एक समय ऐसा भी आया कि लाहौर और कसूर को छोड़कर लगभग पूरा पंजाब बंदा बहादुर के वर्चस्व में आ गया। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमान केंद्र को लोहगढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई सील यानी मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र थे। वर्ष 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुके और उन्होंने सीधे लोहगढ़ की तरफ कूच किया। मुगल फौज बंदा की सेना से कहीं बड़ी थी। बंदा को भेष बदलकर लोहगढ़ से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। SM लतीफ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखते हैं, बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली के बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सैन्य कमांडर भेजे। तब तक बंदा ने अपने को अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ पहाड़ों में छिपा लिया था। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसको किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दे दिया। लेकिन 1712 में बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहंदर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फर्रुखसियर को मुगल ताज मिला। फर्रुखसियर ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समद खां को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद ने 1713 आते आते बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनके और समद के सैनिकों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। आखिरकार समद खां को बंदा बहादुर को आजकल के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नागल गांव में बने एक किले तक ढकेलने में सफलता मिल गई। वहां किले का इतना जबरदस्त घेरा लगाया गया कि उसके अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच सकता था। किले के अंदर भुखमरी फैल गई और बंदा के साथियों ने गधों और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह स्वयं को जीवित रखा। हरिराम गुप्ता लिखते हैं, घास, पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना का 8 महीनों तक बहुत बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर 1715 में समद खां को बंदा बहादुर का किला भेदने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण करने के बाद उनके बहुत से साथियों को गुरदास नागल में ही मार दिया गया। दूसरे लोगों को लाहौर लौटते समय रावी के किनारे कत्ल किया गया। SM लतीफ ने लिखा है, सूबेदार ने विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश किया। उनके पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीरों में बांधकर गधों या ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खां ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी,
लेकिन बादशाह ने यह अनुमति नहीं दी। तब अगले दिन समद खां ने अपने बेटे के नेतृत्व में इन कैदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी सड़कों पर उतर आए। जेबीएस यूबी रॉय अपनी किताब रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, अ स्टडी ऑफ सिखिज्म में लिखते हैं, इस जुलूस में करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें दो दो करके बिना काठी वाले ऊंटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे कर लोहे की जंजीर से बांध दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें एक लोहे के पिंजड़े में डालकर हाथी पर सवार कराया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सांकलों से बंधे थे। उनकी बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। इन कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को उनका कत्लेआम शुरू हुआ। हर सुबह कोतवाल सरबराह खां इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरुओं की शिक्षा में अपना विश्वास समाप्त करो और इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कोतवाल की पेशकश का जवाब दिया। 7 दिनों तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। जेल में एकांतवास में रह रहे बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरबराह खां गुजरता, वो उन्हें अपनी माला के दाने गिनते हुए पाता। 7 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को मेहरौली में बहादुर शाह की कब्र ले जाया गया। वहां उनको उनके सामने सिर झुकाने के लिए कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं, कोतवाल सरबराह खां के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठे रहे। अजय सिंह के दिल को उसके शरीर से निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी टुकड़े किए गए और उनको जितनी देर संभव हो सका जीवित रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक वार से उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद सईद भाइयों ने मराठों की मदद से फर्रुख सियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार कर उसकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहां तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमटा रह गया। काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथ चला गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंदा बहादुर के सम्मान में एक कविता लिखी, बंदी पीर। पंच नदीर तीरे वेणी पकाई शीरे, देखते देखते गुरूर मंत्रे, जागिया उठीचे सिख निर्मम निर्भीक। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।